नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं लेट्स डिकोड। लेट्स डिकोड में आज हम बात करेंगे उस साजिश का जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया। मामला विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का, ड्रोन तकनीक का, म्यांमार कनेक्शन का है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 यूक्रेन के नागरिक हैं जबकि 1 अमेरिकन नागरिक है। इस गिरफ्तारी के बाद लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। जाहिर तौर पर इसको लेकर एनआईए पूरे मामले की हर एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को म्यांमार के गृह युद्ध और आतंक नेटवर्क के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा था। जाहिर तौर पर इसको समझने के लिए हम शुरू से सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इनपुट को पूरी तरीके से खंगाला और उसके बाद विदेशी नागरिकों को लेकर जांच शुरू की। 13 मार्च को गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूएपीए के तहत इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद अलग अलग जो एयरपोर्ट हैं वहां से इस पूरे मामले की गिरफ्तारी हुई। दरअसल कोलकाता के एयरपोर्ट से अमेरिकन नागरिक की गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद दिल्ली और लखनऊ के एयरपोर्ट से 3 यूक्रेन के नागरिकों की गिरफ्तारी की जाती है। 7 की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद एनआईए इन्हें रिमांड पर लेकर पूरे मामले की जांच शुरू करती है। फिलहाल ये आरोपी जो हैं वो 27 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में हैं और एनआईए इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो 7 आरोपी हैं वो कौन हैं और इनका प्रोफाइल किस तरीके का रहा है। इन 7 में सबसे चर्चा का विषय जो रहा है वो अमेरिकन नागरिक यानी मैथ्यू वैन डाइक। मैथ्यू वैन डाइक वो नाम जो खुद को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कहता है। इतना ही नहीं, वो अपने आप को जर्नलिस्ट भी बताता है और फ्रीडम फाइटर भी बताता है। लेकिन अब तक की जांच के बाद ये बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं उसे भाड़े का सैनिक जो है उसके तौर पर उसे देखा जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रोफाइल रही है उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर युद्ध क्षेत्रों पर मौजूद रहा है। और उसकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी कई ऐसे वीडियो हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके का उसका प्रोफाइल रहा है। एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों ने यूरोप से बड़ी मात्रा में ड्रोन और ड्रोन उपकरण मंगवाए, भारत के रास्ते उन्हें म्यांमार भेजा और वहां एथनिक आर्म्ड ग्रुप को ट्रेनिंग दी। इनकी ट्रेनिंग में शामिल था ड्रोन उड़ाना, ड्रोन असेंबल करना, ड्रोन जैमिंग करना और आधुनिक युद्ध तकनीक। यानी साफ तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिन चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही थी वो आधुनिक युद्ध किस तरीके से लड़ा जाता है उसकी ट्रेनिंग ये लोग दे रहे थे। यह तकनीक भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों तक भी पहुंच सकती है। इसके पीछे की जो वजह बताई जाती है वो साफ तौर पर यह बताया जाता है कि म्यांमार में कई ऐसे विद्रोही ग्रुप हैं जिनका कनेक्शन कहीं न कहीं उत्तर पूर्वी राज्यों के जो विद्रोही संगठन हैं उनसे है। जांच में यह बात भी सामने आई कि करीब 14 यूक्रेनी नागरिक अलग अलग तरीकों से वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर ये लोग भारत आते हैं। इसके बाद गुवाहाटी पहुंचते हैं, वहां से मिजोरम पहुंचते हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से म्यांमार की सीमा पार कर ये कहीं न कहीं म्यांमार में उन जगहों पे पहुंचते हैं जहां एक तरीके से कहा जा सकता है कि इन्हें ट्रेनिंग देनी थी। जाहिर तौर पर ये लोग जब मिजोरम जाते हैं, जो एक तरीके से परमिट कहा जा सकता है, उस परमिट को लिए बगैर ये मिजोरम पहुंचते हैं और मिजोरम से फिर म्यांमार जाते हैं, जहां पर ये
विद्रोही समूहों को ट्रेनिंग देते हैं, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सिखाते हैं, आधुनिक युद्ध की तकनीक सिखाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन को किस तरीके से चलाया जाता है, युद्ध के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ये तमाम चीजें ये कहीं न कहीं वहां के जो विद्रोही ग्रुप हैं उनको ये सिखाते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी लगातार इनको लेकर जांच इकट्ठा कर रही है, लेकिन जो वहां के संगठन है उनको जो तकनीक सिखाई जाती है वो पूरी तरीके से आधुनिक रहती है। और यही वजह है कि यह मामला भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद गंभीर माना जा रहा है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो है इस पूरे मामले में उसी का इस वजह से आता है क्योंकि उसका जो प्रोफाइल रहा है वो कहीं न कहीं बेहद चर्चा का विषय रहा है। मैथ्यू एक संस्थान भी चलाता था जिसका नाम सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल रखा गया है और इस संस्था पर आरोप है कि यह दुनिया भर में एक तरीके से कहा जा सकता है उग्रवादी समूहों को ट्रेनिंग देने के लिए ये संस्थान जानी जाती है। वैन डाइक का नाम पहले भी कई जगहों पर जो युद्ध क्षेत्र रहे हैं वहां पर उसका नाम सामने आ चुका है। लीबिया की बात की जाए, सीरिया की बात किया जाए या यूक्रेन की बात किया जाए, इन जगहों पर वो कथित तौर पर मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम कर चुका है, ऐसा उसकी प्रोफाइल से साफ तौर पर पता चलता है। जांच में ये भी सामने आया कि किस तरीके से मैथ्यू जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मकसद से गया था। हालांकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब तक कई सारी थ्योरी इस पूरे मामले में सामने आ रही है जिसको लेकर जांच एजेंसी जांच कर रही है। सबसे पहली थ्योरी की अगर हम बात करें तो क्या यह भारत को अस्थिर करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला था और जिस तरीके से ये म्यांमार जाते हैं वहां ट्रेनिंग देते हैं और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस पूरी साजिश के संकेत साल 2024 में ही मिले थे क्योंकि साल 2024 में मिजोरम के अधिकारियों ने बाकायदा ये अलर्ट किया था कि अचानक क्षेत्र में इलाके में कई सारे विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी थी कि आमतौर पर उस इलाके में जो टूरिस्ट की बात की जाए खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट कम आते हैं। ऐसे में अचानक उनकी संख्या का बढ़ना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था और यही वजह है कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि क्या साजिश के संकेत साल 2024 में ही मिल गए थे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस इनपुट के आधार पर अलर्ट थी और यही वजह थी कि जैसे ही जानकारी इनको लेकर मिलती है उसके बाद जांच शुरू की जाती है और इनकी गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल अगर आधुनिक ड्रोन तकनीक इन समूहों तक पहुंचती है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जो असर भारत में किस तरीके से पड़ सकता है और यही सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर और आसपास के इलाकों की बात अगर हम करें तो कई ऐसे संगठन हैं जिनका म्यांमार के विद्रोही संगठनों से संपर्क है। ऐसे में जिस तरीके से ये ट्रेनिंग देते हैं म्यांमार के विदेशी माफ करिएगा म्यांमार के जो विद्रोही संगठन है उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे में इसका असर जो है वो भारत में खासतौर पर उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखा जा सकता है और यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर लगातार अलर्ट पर हैं, लगातार इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और मिजोरम और म्यांमार की लगभग 500 किलोमीटर जो लंबी सीमा है उसके आसपास सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर एनआईए की बात की जाए तो एनआईए उन जगहों पर जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस नेटवर्क से कौन कौन लोग जुड़े थे, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये मिजोरम पहुंचते हैं और उसके पास म्यांमार पहुंचते हैं, कहीं न कहीं लोकल लोगों के मदद की बात साफ तौर पे सामने आ रही है। कुछ लोगों की इसमें मिली भगत हो सकती है, इसको लेकर फिलहाल जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचते हैं तो क्या
भारत को एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रांजिट रूट बनाने की कवायद इनकी थी। और इसी के तहत क्योंकि यूरोप से जिस तरीके से भारी मात्रा में ड्रोन को मंगाना और उसके बाद उसे म्यांमार पहुंचाना, वहां पर लगातार ट्रेनिंग देना, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके का प्रोफाइल खासतौर पर मैथ्यू का रहा है, उसे भारत के सैनिक, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ्यू को लेकर यह भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे हिटमैन का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो लगातार पहले भी इस तरीके की ट्रेनिंग का हिस्सा रह चुका है। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार मामले की जांच कर रही हैं। जो मोबाइल फोन आरोपियों के हैं उनसे मामले की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। जिन 3 यूक्रेन के नागरिकों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जब भारत पहुंचते हैं उसके बाद लखनऊ में वो एक होटल में जाते हैं, वहां उनसे फॉर्म सी भरवाया जाता है और इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इनके बारे में पता चलता है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की जाती है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ से मलेशिया भागने की फिराक में थे। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी होती है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी साजिश से निपटने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि लगातार इनको लेकर इनपुट इकट्ठा किए जा रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों के पास कई ऐसे वीडियोज हैं जिनको खंगाला जा रहा है, कई ऐसे फोटोज हैं जिनकी जांच की जा रही है और इस साजिश के पर्दे खोलने की कवायद की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे, कौन इसका मास्टरमाइंड था, क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। और इसी को लेकर लगातार इनपुट जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। इतना ही नहीं, फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार इसको फंड कौन करता था। हालांकि कई तरीके की थ्योरी इसको लेकर भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके का संगठन मैथ्यू का था उसे कहीं न कहीं डोनेशन मिलता था। कई ऐसे संगठन थे जो कि जिनसे धार्मिक संगठन बताए जा रहे हैं जिनसे उसको डोनेशन मिलता था। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन पैसों का इस्तेमाल वो यहाँ पर करता था, इस तरीके की ट्रेनिंग देने में करता था, या जिस तरीके से म्यांमार में वो ट्रेनिंग दे रहा था, हथियार और खासतौर पर जो ड्रोन मंगवा रहा था वो कहाँ से आ रहे थे, इसको लेकर फंडिंग कौन कर रहा था। तो फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं और इस पूरी साजिश का पता लगाने की कवायद कर रही हैं। जाहिर तौर पर अभी इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एनआईए की कुछ टीमें जो हैं वो अभी भी खासतौर पर बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वहां पे एनआईए की टीम जो है वो जांच कर रही है। और इस पूरे मामले में संभव ये है कि आगे आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। खासतौर पर जिस तरीके से उस इलाके की हम बात करें, जो इनके स्लीपर सेल हैं जिनको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है, क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला कि कहीं न कहीं इनकी कुछ लोग जो थे वो मदद कर रहे थे और यही वजह ये बताया जा रहा है कि ये इनके स्लीपर सेल हो सकते हैं। तो ये स्लीपर सेल कौन थे उसके बारे में फिलहाल जांच एजेंसी पता लगाने की कवायद कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आने वाले समय में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेट्स डिकोड के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले लेट्स डिकोड के प्रोग्राम में हम कुछ और टॉपिक की बात करेंगे, कुछ और मामले की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।